नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा साथियों ये चैप्टर चल रहा था, आज इसका लास्ट लेक्चर होगा और चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करा रहे थे। बीच के क्वेश्चन मैं करा चुका था, जो बीच में चैप्टर में बीच बीच में आए थे ना, वो मैं फिनिश कर चुका था। आज के जो चैप्टर के अभ्यास प्रश्न है उनको लेंगे और कंप्लीटली फिनिश करेंगे। तो साथियों जुड़ जाओ हमारे साथ में और अपने नोट्स रेडी करने लग जाओ। जिसको अगर बने बनाए नोट्स चाहिए वो आप दिए गए नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं। कौन से नंबरों पे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो। इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो। आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, आपको बनाना नहीं पड़े, तो इन नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे हाई लिख के भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से नोट्स हैं, उन्हीं नोट्सों के यूज लेते हुए क्वेश्चन आंसर सारे हम करवा रहे हैं। तो साथियों दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अब आ जाइए, बिना टाइम खर्च करे हुए हम अपने आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न संख्या 37 से 39 के बीच के क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पे है, और ये लास्ट के चैप्टर के होते हैं ना बेटा, वो वाले क्वेश्चन है ना। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, जो अपना 30-32 नंबर के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान आते हैं ना, उनमें से उठ के आते हैं। इनको बहुत सीरियसली लेना है। जिन बच्चों का टारगेट है 100 नंबर का, वो इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेवे। और जिनको पास होना है उनको तो उनके लिए भी बेटर है। जब पास होना है तो भाई टिक कर दिया तो एक नंबर आ गया, कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ना। तो समझिए, आइए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव होगा। तो पहले आपको ये होना चाहिए कि लिटमस कौन सा होगा जो लाल को नीला करेगा, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो पहले अगर इतना पता लग जाएगा तो आंसर तो बहुत इजी से निकल जाएगा। देखो मैंने अम्ल अनिल बताया था आपको, अनिल नाम दिया था कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। जबकि ये क्या कह रहा है, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो अम्ल ऐसा करते तो ये तो क्या हो गया सर, ये तो क्या हो गया, क्षार हो गया। क्या हो गया, क्षार। मैंने एक ही वर्ड कहा था, अनिल याद कर लो। अम्ल नीले को लाल करते हैं, तो क्षार लाल को क्या करेंगे, नीला करेंगे एक दूसरे का। और क्षार होता है, अब आपको पता है क्षार का पीएच होता है जो 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा यानी 7 से बढ़ के 14 तक होता है। तो अब ऑप्शन में देख लो 7 से बड़ा कौन सा पीएच है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 7 से कम ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन में क्लियर करना है कि पूछा क्या है, उसके बाद आंसर पे जाना है। सीधा सट आंसर पे भगोगे, आंसर देने में कठिनाई होगी, है ना। तो उसको देखते हुए पहले तो क्लियर करना है कि है क्या आपके आंसर क्वेश्चन, है ना। आगे आ जाओ साथियों, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध या कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। अब पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को दूध या कर देती है। आपने बचपन में देखा होगा, दीपावली का सीजन चल रहा है, घरों की पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं, तो हम हमारे पापा वो लाते हैं, टंटा लाते हैं, पानी में डालते हैं और उसमें हो जाता है। फिर हम काफी टाइम तक वो क्या हो जाता है, ऊपर पानी से तर जाता है। फिर उसमें क्या मारते हैं, हम फूंक मारते हैं यूं, है ना। फूंक मारते हैं तो वो दूधिया दूधिया सा हो जाता है। तो अब आपको पता है फूंक मारने में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। कौन सी छोड़ते हैं, CO2। और लेते कौन सी हैं, ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी हैं, CO2। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी, राइट। और ये कह रहा है कि इस विलियर में क्या होगा, कोई विलियर अंडे के पिसे हुए कवच को, अब देखो कवच में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3 होता है, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो क्या आ जाएगा ये, कैल्शियम, एक मिनट वापस, कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि, एक मिनट, ठीक तो है ना, वापस देख लेते हैं, कहाँ गया रे। कुछ वापस देखो एक बार फिर से क्या कहना चाह रहा है।
गलत सा लग रहा है क्वेश्चन। हाँ, इसमें देख लो, जो पीडीएफ उसमें ही देख लो। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच की अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होगा? तो इसने HCl आंसर दिया है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, सही बता रहा था मैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, HCl से क्रिया करता है, तो देखो क्या बना देता है, CaCl2 बना देता है। वापस देखो, अपन सही चल रहे थे कि अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। वो HCl से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, एक तो आपका जल निकाल देगा, है ना, एक CO2 बना देगा, और ये CO2 ही उस पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। मेन कारण यही है इसका, है ना, यही करती है। फिर क्या बचा, CaCl2 और बच गई, राइट। तो ये क्रिया मैंने आपको करवाई थी, है ना। अब देखो, आप खुद देखो इस बात को कि HCl के साथ ही ऐसा होता है तो क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 और जल होगा, और इनमें से तो कौन सा प्रेफर ऑप्शन हुआ, HCl होगा, ना कि NaCl के साथ में ऐसा नहीं होगा, LiCl के और KCl के साथ में भी ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अपन को पहली बात तो ये याद रखने हैं प्यारे बच्चों की कौन सी गैस होगी वो, ये अगले क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस के द्वारा वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो वो कौन सी गैस होगी बेटा, CO2 होगी, राइट। आगे आ जाओ। NaOH का 10 मिलियन विलियन HCl के 8 मिलियन के से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखो NaOH का कितना विलियन है, NaOH का है 10 मिली, 10 ml है के, और ये 8 ml इसको उदासीन कर देता है HCl। अब देखो ये तो क्या है, क्षार है हमारा, और ये क्या है, अम्ल है, और अम्ल क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। इन दोनों का इसका 10 ml इसके 8 ml के इक्वल हो जाता है, राइट। इसका आपस में प्रभाव खत्म कर देते हैं, इसका तो 10 ml NaOH का क्षार और 8 ml है, तो इसको क्या बना देते हैं, ये क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। इनका pH कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है अगर NaOH को 20 ले लोगे यहाँ पे तो फिर HCl कितना चाहिए, यही बात कर रहा है। अब आप खुद बताओ मेरे को बेटा कि आपने 10 की जगह कितना कर दिया, 20 कर दिया, तो 8 की जगह आपको कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो डबल कर रहे हो तो ये उसी फिक्स अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो सांद्रता है वो भी फिक्स अनुपात में है, तो ये भी फिक्स अनुपात में बढ़ के कितना ml हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे आ जाओ साथियों। अगला है अपच की उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी अभी बताया था, हमारा बलमा गणासा आना, हमें ठंडी कोको कोला लाया, वो वालों गानों सुनो ने, है ना, तो वो वाला ही है। अपच हो जाती है तो अपन सीधी सीधी बात करते हैं कि अपन जैसे जिम के आते हैं, कहीं पे खाना खा लेते हैं, होटल में खा चले जाते हैं, वहाँ पे खा लेते हैं, तो क्या होता है, हम ज़्यादा तली उली चीज़ें ऐसे खा लेते हैं तो हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो अपच हो जाती है। अब आपको पता है जैसे ही मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ी, HCl ज़्यादा हुआ, तो हमें अलग सा फील होने लगता है, पेट में दर्द मडोरे टाइप के होने लगते हैं, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं इनो ले लो, नींबू की शिकंजी पी लो, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा कि उनमें अम्ल ज़्यादा बढ़ गया तो क्या डालना पड़ेगा, क्षार डालना पड़ेगा, और उसको क्षार डालने को क्या कहते हैं, एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड या प्रति अम्ल बोलते हैं हिंदी में। प्रति अम्ल का मतलब हुआ कि अम्ल को जो कम करे वो प्रति अम्ल, और वो प्रति अम्ल क्या होगा, क्षार होगा, क्षार कह दो या प्रति अम्ल कह दो, और या और इंग्लिश में बोल दो तो एंटासिड कहते हैं उसे। तो जब भी एंटासिड यानी सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो होती है जो किसी चीज के लिए अपन दी जाती है, बीमार होते हैं तो कहते हैं ना एंटीबायोटिक टेबलेट्स दे दे, है ना, जिससे मतलब किसी प्रकार का कोई रिएक्शन वेक्शन ना हो सके, है ना। एनालॉजिक के पीड़ाहारी ये अलग होते हैं, और एंटीसेप्टिक सड़नरोधी ये होती है, ठीक है। आगे आ जाओ। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलन करिए। और देखो ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का ही है ना, इसने यहाँ दे दिया तो अच्छी बात है, करना चाहिए।
भूले तो नहीं है? बिल्कुल मैंने करवाया आपको, शब्द समीकरण भी करवाए, उसके बाद में आपको संतुलन करना भी बताया है। तो जिन साथियों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है वो 6 नंबर के लिए पहला चैप्टर देखे, जरूर देखे, प्ले लिस्ट में मिलेगा। 10th साइंस की, क्लास 10th की साइंस की प्ले लिस्ट बन रही है, क्लास 10th साइंस के नाम से यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। तो आप वहाँ देखना, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है क्वेश्चन आंसर सहित, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, है ना। पहले एक क्वेश्चन में करके हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है? ठीक है ना। हाँ तो देखो, अब इस रिएक्शन से आप पता लगाओ क्या क्या रिएक्शन पता लगेगा। एक तो देखिए आपको अम्ल के साथ में धातुओं की क्रिया का पता लग जाएगा कि अम्ल के साथ में धातुओं की क्रिया करने से क्या प्राप्त होता है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस, और क्या पता होता है, लवण प्राप्त होता है, ये वाली बात भी आपको पता लगेगा, है ना। दूसरी बात आपको विस्थापन अभिक्रिया पता लग रही है इससे कि कौन से अधिक क्रियाशील तत्व कौन से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जेड अधिक क्रियाशील तत्व है हाइड्रोजन की वजह से, तो हाइड्रोजन के चांटा मारा, हाइड्रोजन को भगा दिया और SO4 के साथ में खुद ने बॉन्डिंग बना ली, है ना। इसको मैंने कई तरीके से आपको समझाया था। तो एक अभिक्रिया से कई चीजें रिलेटेड हो पा रही है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो देखो इसमें ये हुई। अब रही बात आपकी उसकी वो वाली बात कि आप सर इसको वो क्या रो क्या संतुलन। अब संतुलन देख लो, Zn यहाँ भी है, Zn यहाँ भी है, SO4 SO4 H2, ये तो लगभग संतुलन हो रहा है ना। तो इसके लिए मैं आपको और बता देता हूं पहले ही। अगर आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में करोगे इसी प्रकार, HCl प्लस मैग्नीशियम के साथ में करोगे, है ना। तो ये आपको करनी है खुद को, आप खुद बताओगे।
हाँ साथियों, किया क्वेश्चन किया आपने? ये आपके लिए होमवर्क है कि चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, आप करोगे। अगर आपने अभी तक कर लिया है नहीं कर लिया मेरे को बताओ, आप खुद देखना करा है कि नहीं करा है, बताओ बताओ, करा कि नहीं करा आपने, है ना? अगर नहीं करा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चनों का, ये रहा, है ना? इसको तो फर्स्ट को तो संतुलन ऑलरेडी हो रहा है, इसका इसमें आपको पता है, आपने खुद ने कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं करा है तो, बाकी करना आपको खुद को ही था। अगला देखो, छठा क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार एग्जाम में आए गए थे लास्ट ईयर कि कैसे पूछे गए तो वो हमें पता है। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को क्रियाकलाप वाले छोड़ने नहीं है ना? तो देखो क्या क्वेश्चन था कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ये कह रहा है कि एल्कोहल और ग्लूकोज होता है, उसमें पिछले बार भी क्वेश्चन किया था बीच में, इनमें H+ आयन तो होता है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं करते हैं, जबकि हमने देखा कि H+ आयनों वाला का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, अम्ल की तरह होता है, क्योंकि अम्ल में क्या पाए जाते हैं, H+ आयन पाए जाते हैं, क्षार में OH- आयन पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उसका क्रियाकलाप द्वारा समझाओ। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। अब 3 चीजों की बात कर रहा है, ग्लूकोज का लेना है, एल्कोहल का लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का लेना है। अब क्रियाकलाप करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा। एक एक कॉर्क पर 2 कील लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख लीजिए। एक कॉर्क लिया, 100 ml का एक बीकर लिया, उसमें 2 कील गाड़ दी, 2 कील गाड़ दी, है ना, और इनको एक बीकर में रख लिया। अब कीलों को 6 वोल्ट की एक ही बैटरी के साथ टर्मिनलों के साथ एक बल्ब के स्विच के माध्यम से, देखो 6 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ में ये 6 वोल्टेज की बैटरी है ये वाली, तो इसके 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालना है, ये वाले में HCl डालना है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, जैसे स्विच ऑन करेंगे यहां से, इस जगह से स्विच को ऑन कर दिया। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराना है, इसी क्रिया को इसके साथ दोहराना है। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये H+ आयन नहीं बनाता है ना। तो ये हमें चित्र बताना है और ये आंसर देना है, ठीक है, समझ आ गया होगा। ये तनुकृत अम्लीय विलयन रबड़ का कॉर्क है और ये ग्लूकोज के लिए बताना है और उसके लिए, राइट। आगे आ जाओ, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? देखो थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना कि जो न्यूट्रल जल होता है, आश्रित जल होता है, वो विद्युत उसमें नहीं होती, जबकि वर्षा के जल में करंट आ जाता है, ये यूँ कह रहा है ना। जबकि आश्रित डिस्टिल वाटर होता है उसमें करंट नहीं आता है, कि क्या कारण है ये पूछा है। तो देखो आश्रित जल जो डिस्टिल वाटर होता है एक शुद्ध रूप है और ये किसी भी प्रकार आयनों से मुक्त होता है। देखो आश्रित जल होता है उसमें कोई प्रकार का आयन नहीं पाया जाता है, राइट। विद्युत के संचालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, आपको पता है ये वाली बात कि विद्युत के संचालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विद्युत का संचालन नहीं करता है। जबकि वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें वातावरण की आंशिक अशुद्धियां मिली हुई होती है, अतः यह विद्युत का संचालन करता है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, वर्षा का जल जब ऊपर होता है वो तो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट में प्रवेश करता है तो एनवायरमेंट में कितनी सारी गैसें हैं, और उन गैसों से जैसे जैसे आएगा मिलता जाएगा तो उनमें आयनों की वृद्धि होगी, और जैसे जैसे उनमें आयन मिल गए तो आयन मिल जाएंगे तो फिर वो रिएक्शन करेगा, यानी करंट आएगा। जबकि आशुद्ध जल होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल आयन लेस होता है वो, तो इस प्रकार उसमें करंट नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि आशुद्ध जल में कोई भी प्रकार का आयन नहीं पाया जाता है, इसलिए सर उसमें करंट नहीं आता है, विद्युत का संचालन नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल में वातावरण से अनेक आयन मिलकर उसमें आयनों का संचालन कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वो अशुद्धियां मिल जाती है उसमें, तो उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। ओके, आगे देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? भाई जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, अब बात वही आ जाती है, देखो जल नहीं है, पीछे पीछे क्वेश्चन करा था इसमें शुष्क वाला, तो वही बात है, शुष्क वाला कह दो या जल की अनुपस्थिति कह दो, बात तो एक ही है ना। तो इसमें देखो वही बात आएगी कि H+ आयन नहीं मिलेंगे, कि जल में H2O तोड़ते हैं अपन, H2O को जैसे ही हम तोड़ते हैं H+ और OH- मिलता है, और ये H+ की ही वजह से वो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, राइट।
तो यही बात आगे कहा है। आगे देखो इसको किस प्रकार से इसने डिस्कस किया है, आंसर दिया है। ये कह रहा है कि अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता, वही वाली बात होगी, H+ आयन होगा नहीं, तो इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार नहीं होता। देखो बेटा जनरल से क्वेश्चन है, खोपड़ी में थोड़ा थोड़ा भी रखोगे तो आंसर बहुत आसानी से देखोगे। और क्वेश्चन साइंस का यही है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस फ्लो में या जिस लैंग्वेज में जा रहे हो उसमें, हो सकता है हर बच्चे का क्वेश्चन यूनिक भी हो और आंसर भी यूनिक हो, है ना। अपना तरीका होता है जैसे जैसे उसको करने का, लेकिन तरीका सही होना चाहिए कि बोल क्या रहे हो आप, एक्सप्लेन क्या कर रहे हो, सामने वाले टीचर को समझाना क्या चाहते हो, है ना। तो सिंपल सी बात ही कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं किसकी वजह से, जब जलीय अम्लीय जलीय विलय होना तो उसमें तो हाइड्रोजन आयन होंगे, जब अम्ल में ही जल नहीं होगा, है ना, तो उसमें H+ आयन आएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएगा। आगे आ जाओ। 5 विलयन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच कीजिए, pH के मान क्रम से 4, 1, 11 और 7, 9 प्राप्त होते हैं। अब देखो बेटा आंसर आपके सामने है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। अब आप एक बार तो ये मैं आपको यहाँ कैटेगरीज कर देता हूं, अम्ल लिख देता हूं इधर को, और 7 भी है तो उदासीन लिख देता हूं, और इधर को क्षार लिख देता हूं। देखो बेटा 7 से कम वाला अम्ल में चल जाएगा, तो सबसे छोटा 1 है, 7 के बाद में 4 है, ठीक है। उदासीन वाला इसमें आ जाएगा, के बाद में क्षार में कितना जाएगा, 9 वाला चल जाएगा और 11 वाला चल जाएगा। मैं आपको बहुत पहले बता चुका, जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अम्ल के लिए प्रबल होगा, और जिसका जितना मान अधिक होगा वो क्षार के लिए प्रबल होगा। तो ये वाला प्रबल अम्ल होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये बताओ, ये 1 वाला क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है, तो प्रबल अम्ल होगा। ये वाला प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। ये उदासीन हो ही गया 7 नंबर पे। अब आप क्या क्या बात करिए इसने उस अनुसार से देख लो, और बाकी का को दुर्बल बता दो, है ना। तो देखो उदासीन, तो उदासीन में आप लिख दोगे 7, प्रबल क्षारीय में आप लिख दोगे 11, प्रबल अम्लीय में आप लिख दोगे 1, दुर्बल अम्लीय फिर कितना हो जाएगा, बच्चा जो 4, और दुर्बल क्षारीय फिर कितना हो जाएगा, 9। अब आंसर में देख लो आप, यही आंसर आएगा। तो A के साथ में 7 जा रहा है, A के साथ में H का मान, उदासीन बोला है तो इसमें आंसर में गड़बड़ी कर रखा है, डी में हाँ, ये तो दिया हुआ है आपका, इसमें गलत करा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। अब आरोही क्रम देख लो आप, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपको बताने हैं। तो पहले तो आ जाएगा, सबसे पहले सी आ जाएगा, है ना, सी आ जाएगा, उसके बाद में, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सी के बाद में आ जाएगा 4 यानी डी आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 7 वाला ए आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 9 वाला ई आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 11 वाला बी आ जाएगा। ये इसका बढ़ते हुए क्रम में होगा, आरोही क्रम में। ओके, ये वाली सीरीज हो जाएगी। यहाँ पे आंसर में मिस्टेक दिया हुआ है इसने, तो ये वाले पे ध्यान मत दो। आप पूछ रहा है वो कौन सा विलयन कैसा है, तो मैंने आपको समझा दिया, उदासीन 7 नंबर होता है, इसने यहाँ पे गड़बड़ करा हुआ है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, इसने बी को 1 दर्शाया तो प्रबल अम्लीय है, हाँ प्रबल अम्लीय है, ये तो सही है, लेकिन बी वहां पे प्रबल क्षारीय है, सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है। सी इसमें A4 है, A4 यानी दुर्बल अम्लीय, ये तो सही है, दुर्बल अम्लीय है, ये वाला दोनों तो मान सही है, लेकिन उधर को ABCD में गड़बड़ करा है। ओके, तो ये मैंने समझाया, इस पे ध्यान दो आप। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल
डालिए किस प्रणाली में अधिक तेज बुदाहट होगी। जो बेटा जो जिसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे, जो ज़्यादा सांद्रता वाला होगा उसमें ही होंगे, तो ऑब्वियसली पता है आपको HCl आयन होगा, HCl अम्ल होगा जिसमें अधिक प्रकार की सांद्रता होती है, तो इसका आंसर HCl बन जाएगा। और प्रणाली ए में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण बदबूदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होता है। राइट, सिंपल सी बात थी। HCl अम्ल होता है जो ज्यादा क्रियाशील होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके, एसिटिक अम्ल की वजह से। राइट, अगला देखो, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पे pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, ठीक है। दही बनने पे लैक्टिक अम्ल बन रहा है, अब आपको पता है लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो अम्ल का डाउन ही होगा, क्षार बनता तो बढ़ता, सीधी सी बात है। क्षार बनता तो ये इंक्रीज होता, लेकिन अम्ल बढ़ रहा है तो डाउन ही होगा, है ना। तो इसका निर्माण pH 6 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल था। आगे आ जाओ। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। हाँ, आपने देखा होगा ग्वाला ये डेयरी वाले मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, है ना। तो क्या कारण होता है उसके पीछे, ये समझ लो। आज अगर आप दूध देने जाते हो और आपको पता है तो क्या कारण होता है, रीजन समझ लो। तो फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताजा दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं, क्या रीजन है ना। दूसरा है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। दो चीजें हैं, है ना, कि ये बेकिंग सोडा मिलाने से क्या इफेक्ट आता है, एक उसका सांद्रता भी बढ़ जाती है, फेंटों में भी फर्क पड़ता है, उन चीजों को लेके पूछ रहा है। जब दूध अधिक अम्लीय होता है तो वह खाने पीने योग्य नहीं होता है, खाने पीने योग्य नहीं होता, ज्यादा अम्लीय बन जाता है। तो दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा, क्षार मिला देता है ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज्यादा समय तक दूध सुरक्षित रहे। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर उसमें बेकिंग सोडा नहीं मिलाया तो वो दूध जल्दी, अपन अगर ताजा दूध है और उसको गर्म नहीं करा, जैसे हमारा सुबह का दूध था दोपहर में गर्म करा, तो फटने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अम्लता बढ़ गई है। और अम्लता बढ़ गई है तो जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसमें विद्युत वो होगा, उसमें संचालन होगा, तो वो फट जाएगा, तो खराब हो जाएगा। उसके चक्कर में इसमें क्या मिला देते हैं, सोडा मिला देते हैं, जो क्षार मिला देते हैं, उसको जो स्लाइटली बना के रखता है, एक मेंटेन करके रखता है उसका क्षार का लेवल को, तो उससे क्या है, खराब नहीं होता, है ना। उसके चक्कर में कहता है कि अधिक समय तक डटा रहे, अधिक समय तक खराब नहीं हो, इसके लिए क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ये दूध, सेकंड वाले का सुनो, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ये दूध ताजे दूध से अधिक क्षारीय हो जाता है, जब उसमें ताजा दूध कम होता है उसमें क्षार मिला देगा तो अधिक क्षारीय हो जाएगा, और फिर उसको दही बनने में, अब क्षार से वापस अम्ल में लाना है और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, वापस अम्ल में आएगा तो टाइम तो लगेगा ना। एक तो मान लो सपोज करो, एक तो 4 से ही सीधा उस पे आ रहा है अम्ल पे, एक 5 से आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, एक 6 से आएगा तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाली बात है ना, बनाने में अधिक समय लगता है। समझ गए होंगे, सिंपल से आंसर थे, घरेलू आंसर है, बस आपके माइंड को सेट करना है कि आंसर देने कैसे हैं। अगला देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बनाने में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्रवर्धन में क्यों रखा जाना चाहिए, अब सुन लो इसकी बात भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर लेता है, जल का एब्जॉर्बेशन कर लेता है, कठोर पदार्थ बना देता है वहीं पे ही, और ठोस पदार्थ जिसमें जिप्सम बनती है, जिसके कारण इसे जल के साथ मिलाकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बनाते, उसमें वायुरोधी आर्द्ररोधी परिवर्तन बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ये अवशोषित होगा वायुमंडल से, गैस जल वाष्प को अवशोषित करेगा तो कठोर बन जाएगा। कठोर आपने खूब देखा होगा, किसी के लग जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, कहते हैं प्लास्टर चढ़ाए, पीओपी चढ़ाए, तो वो पीछे बाद में गलंडरों से तक काटा जाता है, इतना कठोर हो जाता है ना। तो वही कह रहा है, उसको अगर यूज लेना है तो उसको पहले आर्द्ररोधी बर्तन में रखो, जिससे वो बाहर से जल वाष्प का शोषण नहीं कर सके और नरम बना रहे, है ना। अगला देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। आपको खूब पता है उदासीनीकरण अम्ल क्षार की अभिक्रिया है। अब कोई सा एक अम्ल ले लो, एक क्षार ले लो, दोनों की रिएक्शन कराओ, है ना, उदासीकरण हो जाएगी। एक उदाहरण की बात कर रहा है, 2 उदाहरण की कर रहा है, 2 रिएक्शन दे दो आप। देखो, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट समझ लेना, वहां भी कह रहा हूं, उदासीकरण बार बार पूछे जाने वाली अभिक्रिया है, सीधी सी बात है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया को उदासीकरण करके कहते हैं और इससे लवण और जल का निर्माण होता है।
है ना। आगे देखो, एक तो लवण ले लो NaOH, एक तो लवण ले लिया, वो क्षार ले लिया, और HCl क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, तो दोनों का करा NaCl H2O। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। अगर अभिक्रिया का नाम पूछा जाए तो ये तो लवण बन गया और ये क्या बन गया, जल बन गया, राइट। इसे इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ले सकते हो तुम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर दो तो ये वाली अभिक्रिया बन जाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH का होल ट्वाइस, HCl के साथ में MgCl2, तो ये तो लवण बन गया बेटा, ये जल है ही, ये अम्ल है और वो क्षार है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। बेटा बहुत सिंपल सिंपल सी बात थी, और जिसने जो बच्चे ने चैप्टर पढ़ाया ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा तो वो कर नहीं पाया होगा। तो चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से क्लियर की है इन चीज़ों को। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में दो प्रमुख अंतर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं स्टार दो उतना कम है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आता है एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा कि पूछता है इनके उपयोग बताइए, नुकसान को, जो मैंने आपको 7-8 कराए चैप्टर में उनको याद तो करना ही है। अब बेटा देख, याद तो करना ही पड़ेगा, मैं भी क्या कर सकता हूँ उसमें। तो इसमें पूछा है कि दोने का सोडे का बेकिंग सोडा, दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, एक तो दोने का सोडा है एक बेकिंग सोडा है, ये दो प्रमुख उपयोग पूछे। तो दोने के सोडे का पहले सुन लो, दोने के सोडे का सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। सीधी सीधी बात है, दोने की बात कर रहा है, दोने का सोडा है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, 3 में ये यूज लेता है। दूसरा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में, अब ये तो बेटा नाम तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है ना। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3-4 बातें थी, किस किस में, एक तो थी कांच में, साबुन में, कागज में, दोने के सोडे, कांच, साबुन, कागज। दूसरा था सोडियम बोरेक्स में, है ना। तीसरा था कि घरों में सफाई के लिए, और चौथा था जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सिंपल सी बात थी, कोई इतना खास बड़ा था नहीं। आगे आ जाओ, बेकिंग सोडा, इसका NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। मीठा सोडा बोलते हैं, है ना, पकौड़ी में भी डालते हैं और ब्रेड में भी डालते हैं कि थोड़ा फूल जाए वो, उसके लिए, है ना, स्पंजी बन जाए, है ना। स्पंजी रसगुल्ले उनमें भी डालते हैं इसको, उसमें गुलाब जामुन में भी डालते हैं। बोलते हैं ना सोडा डाल दो, सोडा तो मीठा सोडा बोलते हैं, उसे साइंस की भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम खाने का सोडा भी है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी, खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा को क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा को, अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है, हमारे जानवर जैसे भैंस, गाय भी बीमार हो जाती है तो उनको भी बेकिंग सोडा थोड़ा सा घोल के पिला दिया जाता है, तो वो अपच होती है, खाना वाना नहीं खाती, चारा नहीं चरती है, तो वो चरने लग जाती है उसमें भी, है ना। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है ना। अगला इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। अब एक बात तो देखो, सीधी सीधी बात रख लो, एक तो खाने वाली चीज़ों में यूज लेता है बेकिंग सोडा को, है ना। दूसरी एक अग्निशमन का याद रखो कि एक अग्निशमन में याद लेते हैं, एक तो खाने वाली, एक अग्निशमन में, एक खाने को जल्दी पकाने के लिए यूज ले लेते हैं, है ना। और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि पेट में अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए भी यूज। सिंपल से थी, जनरल बातें थी मेरे। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये आज का फिनिश हो गया, अगला चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे और 3-4 क्लास 5 क्लास जितनी होंगी वो भी फिनिश कर देंगे। साथियों अब लग जाओ, वक्त तो रहा नहीं है ज़्यादा वक्त, अब एग्जाम आने वाले हैं आपके, अर्धवार्षिक आ जाएंगे दिवाली के बाद में, और उसके बाद में मेंस एग्जाम आने में टाइम लगेगा नहीं। तो जितना जल्दी हो मेंस एग्जाम तक मैं पूरा कंप्लीट, सारी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा आपको। और पहले मैथ्स का चल रहा था, मैथ्स का 7-8 चैप्टर करा चुका, बाकी का भी करा दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर आगे क्लास लेके आओ, तो मैं और करा दूंगा आपको। मैं आपके साथ हूँ, जितना कहोगे उतना करा दूंगा। धन्यवाद साथियों, शेयर करना दोस्तों के साथ में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।